में भेजा है, सब ठीक होगा। एंड विजर्ड किंग ने बिल्कुल सही कहा होता है, क्योंकि लक ने इधर अकेले ही सारे के सारे डायमंड किंगडम के मैजिक नाइट्स को हरा दिया होता है। एंड सिर्फ एक आदमी बचा होता है जिसका नाम लोटस होता है। हाँ, तो मैं देख सकता हूँ तुम काफी स्ट्रांग हो बच्चे, तुमने तो अकेले ही मेरे सारे के सारे चेलों को हरा दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेले बहुत वीक थे, तुम तो स्ट्रांग हो ना, क्योंकि मैं अभी किसी स्ट्रांग आदमी से लड़ने के लिए मर रहा हूँ। हाँ, मैं स्ट्रांग तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मेरा लड़ने का मन नहीं अभी। लेकिन तभी लक इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस अपना मैजिक दिखाता है, जो कि होता है स्मोक मैजिक। तो तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक है एंड तुम्हारी रूप से मुझे पता चल रहा है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। मैं बता दूं कि मैं आज तक सिर्फ एक आदमी से ही फाइट में आ रहा हूँ, जो कि तुम्हारा कैप्टन यामी है। कोई बात नहीं, आज तुम दूसरी बार हारोगे, अब आओ लड़ो ना मुझसे। लेकिन तभी अचानक से लक को कुछ अजीब सा लगता है। हाँ, लगता है मेरे पॉइजन ने असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। असल में इस पूरे टाइम लोटस हवा में अपनी मैजिक से एक पॉइजन रिलीज कर रहा होता है, जिससे सामने वाले की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है और सामने वाले को चक्कर भी आते हैं। एंड उस मैजिक की वजह से लक को भी चक्कर आने लगते हैं एंड वो वहां पर गिर जाता है। अब तुम आराम करो बच्चे, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अपने लीडर को भी ढूंढना है। एंड ये कह के लोटस वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लक दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट होता है। कैसे, आखिर ये बच्चा अभी भी इतना तेज कैसे है? जिसपे लक बोलता है, मेरे पास लाइटनिंग मैजिक नहीं है, मैं खुद लाइटनिंग हूँ, और तुम बिजली को कितना भी स्लो कर लो, आखिरी में वो रहेगी फास्ट ही। एंड तुम जा कहा रहे हो, अभी तो हमारी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। एंड इधर हम देखते हैं क्लॉस, मिमोसा और यूनोस डंजन के ट्रेजर गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उस डंजन का ट्रेजर रखा है। लेकिन तभी अचानक से लोटस का लीडर मिमोसा को पीछे से इंजर्ड कर देता है। कौन हो तुम? सामने से हटो मेरे। इस लड़के का नाम मार्स होता है एंड ये डायमंड किंगडम का प्रिंस होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आइस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड इसके पास डायमंड मैजिक होता है। मिमोसा अपने आप को हील करने लगती है। यूनो और क्लॉस साथ में से लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये अकेला इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। क्लॉस यूनो से बोलता है, यूनो जल्दी मिमोसा को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसको रोक कर रखता हूँ, लेकिन आप अकेले इसके सामने नहीं टिकोगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जानता हूँ इसके सामने मैं नहीं टिकूंगा, ना तो हम दोनों साथ में इसके सामने टिकेंगे, लेकिन अभी हमें मिमोसा को बचाना होगा। तुम जल्दी से मिमोसा को यहाँ से लेकर निकलो और वापस बैकअप लेके आना। हम इस डंजन के ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथ में नहीं लगने दे सकते। मैं एक डिकॉय की तरह इसको रोक कर रखता हूँ, तुम जल्दी जाओ और बैकअप लेके आना। लेकिन यूनो फिर से इसकी बात नहीं सुनता और कहता है, नहीं, हम लोग एक टीम बनकर आए थे और हम लोग जाएंगे भी एक टीम बनकर। लेकिन मैं बता दूं कि यूनो अभी इसको अकेला नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इधर हम देखते हैं कि इस आदमी ने धोखे से लक को पकड़ लिया होता है। ठीक है बच्चे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। एंड आस्था और नोएल भी इधर ट्रेजर को ढूंढ रहे होते हैं। यूनो, कभी तो मेरी बात माना करो यार, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, जाओ यहाँ से मिमोसा को लेके और बैकअप लेके आओ। हम इस ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथों नहीं लगने दे सकते। नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम लोग साथ में मिलकर इससे लड़ेंगे एंड इसको हराएंगे। एंड तभी मार्स इन दोनों पर दोबारा से अटैक कर देता है। इधर हम देखते हैं लोटस ने लक को बुरी तरह से पकड़ लिया होता है और लक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तभी हम लक का बचपन देखते हैं। लक भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था एंड सारे लोग उसको पागल बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता था, जिसपे उसकी मम्मी एक दिन उसको बहुत ज्यादा मारती है। आखिर क्यों एक पागल मेरे घर पे पैदा हुआ? तुम हमेशा हंसते क्यों रहते हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों थी? एंड इन सबको सुनकर लक अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है। एंड फिर एक दिन लक एक नोबल फैमिली के बच्चे को फाइट में हरा देता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि लक, जो कि एक कॉमन फैमिली का है, उसने एक नोबल फैमिली के बच्चे को कैसे हरा दिया, क्योंकि लक ऐसा पहला कॉमनर था जिसने किसी नोबल फैमिली के बच्चे को हराया था। एंड जिंदगी में पहली बार उसकी मम्मी उसकी तारीफ करती है और उसे प्यार करती है। लक, तुम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हो, तुम स्पेशल हो और शायद तुम ही मेरी किस्मत को दोबारा से बदलोगे। याद रखना लक, इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। वादा करो कि तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे और कभी नहीं हारोगे। वादा करो कि तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। वादा करो लक। एंड लक अपनी मम्मी से वादा कर देता है कि अब वो कभी भी नहीं हारेगा और बहुत लड़ाई कर कर बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड फिर एक दिन लक की मम्मी भी खत्म हो जाती है एंड सारे आसपास के लोग कह रहे होते हैं, चलो अच्छा ये पागल औरत खत्म हो गई, उसके बच्चे को तो देखो, वो भी उसकी तरह पागल ही है। उसकी मम्मी खत्म हो गई लेकिन अभी भी वो हंस रहा है। सब लोग दूर रहना उससे, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता कि अंदर से लक कितना ज्यादा दुखी होता है। लेकिन कोई भी आगे बढ़कर लक की मदद करने नहीं आता। एंड लक उसी समय समझ जाता है कि उसकी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला है। एंड लक उसी दिन डिसाइड करता है कि अब से सिर्फ वो वही करेगा जो उसकी मम्मी ने उससे कहा था, लड़ाई। और वो तब तक लड़ेगा जब तक वो मर नहीं जाता। एंड तब से आज तक लक एक भी बैटल में नहीं हारा है। एंड इसीलिए उसे लड़ना इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वही एक चीज थी जिसके लिए उसकी मम्मी ने उसकी तारीफ की थी। लक लोटस के मैजिक की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। ठीक है बच्चे, टाइम आ गया है तुम्हारा मरने का। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरी मम्मी ने कहा था कभी हारना मत, लेकिन एक मिनट, उन्होंने ये भी तो कहा था कि मुझे तब तक नहीं हारना है जब तक मैं मर ना जाऊं, और मैं अब इसके मैजिक से बाहर नहीं निकल सकता। शायद अब मुझे मर ही जाना चाहिए।
चाहिए। एंड लक गिव अप कर देता है और तैयार हो जाता है मरने के लिए। ठीक है बच्चे, अब सो जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है अपनी मैजिकल तलवार को लेके एंड लोटस के मैजिक को बीच से काट कर खत्म कर देता है एंड लक को बचा लेता है। हाँ, इस लड़के ने अपनी तलवार से मेरा मैजिक खत्म कर दिया, ये कैसा मैजिक है? आस्था लोटस से बोलता है, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेनपाई को छूने की? एंड इधर यूनो भी मार्स के सामने अपनी ग्रिम वॉर निकाल लेता है एंड आस्था और यूनो दोनों तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। लक को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर आस्था ने उसे क्यों बचाया एंड वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है बच्चे, तुम अभी भी हंस क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचा लेंगे? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। लक आस्था और नोएल से कहता है, तुम दोनों यही रुको, मैं इसको अकेला मारूंगा। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था मेरे को तब तक लड़ना है जब तक मैं मर नहीं जाता। एंड लक लोटस के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन लोटस उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस का अटैक लक को लगने वाला होता है, लेकिन एक बार फिर से आस्था लक को बचा लेता है और आस्था लक से बोलता है, नहीं मैं आपको मरने नहीं दूंगा लक सेनपाई। लक सोचता है कि आखिर ये क्यों मुझे बचाना चाहता है, मैं आखिर हूँ क्या इसका? मेरी मम्मी ने तो कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। एंड तब आस्था लक से बोलता है, माफ करना लक सेनपाई, लेकिन मैं आपको मरने नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। एंड उसी समय लक की आंखें खुल जाती है और वो समझ जाता है कि नहीं, अब वो अकेला नहीं है, उसके पास अब एक पूरी फैमिली है जो उससे प्यार करती है एंड उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड लक आस्था से कहता है, तुम शायद सही कह रहे हो आस्था, साथ में लड़ने में शायद ज्यादा मजा आएगा, चलो मिलकर हम लोग इसकी बैंड बजाते हैं। एंड आस्था, नोएल और लक तैयार हो जाते हैं लोटस को हराने के लिए। इधर हम देखते हैं यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन मैंने तो पहले ही बताया था कि मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे मार्स को हराए। और इधर लोटस ने अपने मैजिक से इन तीनों को घेर लिया होता है। जैसे ही आस्था उसके मैजिक को काटता है, दोबारा से लोटस का मैजिक आकर उन लोगों को घेर लेता है। लक सोचता है कि आखिर हम लोग कैसे हराए इसको, इसके स्मोक के अंदर हम लोग इसको देख नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा फास्ट है और ये हम लोगों को हमारी मैजिक पावर की वजह से सेंस कर पा रहा है और हम लोगों में सिर्फ मैं ही इसको सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी लक को याद आता है कि अरे हाँ, आस्था के पास तो मैजिकल पावर है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर सकता। एंड लक इन दोनों से कहता है, मेरे पास एक प्लान है। नोएल आस्था को अपने मैजिक से हवा में भेजती है एंड लक अपने मैजिक से लोटस पर अटैक करता है और लोटस को आस्था की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देता है। एंड आस्था के पास तो मैजिक है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर पाता एंड इसीलिए आस्था उसके पास पहुंच जाता है, अपनी तलवार से लोटस के ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस अपने स्मोक प्रिजन से निकलकर दूर जाकर गिर जाता है। एंड इधर हम देखते हैं यूनो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सामने से हटो मेरे, तुम सब मुझे नहीं हरा सकते। एंड लोटस इधर समझ जाता है कि नहीं, वो आस्था के रहते इन लोगों को नहीं हरा सकता। एंड तभी वो अपने मैजिक से एक स्मोक कार बना घर वहां से भागने लगता है। भाई साहब, आखिर क्या क्या कर सकता है अपने मैजिक से। लक उसके पीछे भागता है, लेकिन लक को चकमा देके लोटस वहां से निकल जाता है। चलो अच्छा, वो भाग गया, अब हमें क्या करना चाहिए? यार वो भाग गया, मेरे को उसको जान से मारना था, लेकिन चलो कोई नहीं, चलो हम लोग मिलकर अब ट्रेजर ढूंढते हैं। लेकिन तभी लक मार्स के मैजिक पावर को सेंस कर लेता है। एक मिनट, यहाँ पे अभी आसपास कोई और भी है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं उसके साथ लड़ने और उसको हराने। एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा बहुत ज्यादा हर्ट होती है और धीरे धीरे हील हो रही होती है और यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी और यूनो की फाइट में मार्स यूनो पर भारी पड़ रहा होता है। एंड देखकर लग भी नहीं रहा होता कि मार्स जरा सा भी थका हुआ है। क्लॉस समझ जाता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये वो है जिसके ऊपर डायमंड किंगडम ने एक एक्सपेरिमेंट कर इसको स्ट्रॉन्ग बनाया था, जिसमें इसके साथ और भी कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद उन सबको आपस में लड़ाया गया था एंड आखिरी में सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा था जो कि था मार्स। क्लॉस को अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि एक नोबल फैमिली का होने के बाद भी यूनो जो कि एक कॉमनर है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड क्लॉस गुस्से से अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मार्स अपने डायमंड शैडो क्लोन से खुद को बचा लेता है एंड वो क्लॉस के ऊपर अपने डायमंड क्लोन से अटैक कर देता है और यूनो के ऊपर अपनी डायमंड स्वॉर्ड से। यूनो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचा रहा होता है और बार बार मार्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन मार्स को वो हिला भी नहीं पा रहा होता और मार्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता यूनो के अटैक से। मार्स यूनो से बोलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। एंड तभी यूनो को अपने पास्ट की याद आ जाती है जब वो और आस्था आपस में ट्रेनिंग किया करते थे एंड तब यूनो अपने मैजिक से आस्था को आसानी से बार बार हरा दिया करता था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या आस्था, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। नहीं, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, ये फाइट तब तक नहीं खत्म होगी जब तक मैं जीत नहीं जाता। एंड आस्था की तरह यूनो भी गिव अप करने वाला नहीं था क्योंकि आखिरी में वो है तो उसका भाई। एंड वो फिर से मार्स के ऊपर अटैक करने लगता है एंड मार्स डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट को खत्म कर देगा एंड वो अपनी डायमंड स्वॉर्ड से यूनो के ऊपर एक फाइनल अटैक कर देता है। यूनो अपने मैजिक से उसके स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड तो डायमंड की थी तो वो उसे रोक नहीं पाता और मार्स की स्वॉर्ड यूनो की तरफ आगे बढ़ जाती है। क्लॉस
बोलता है नहीं यूनो, एंड मार्स की स्वॉर्ड यूनो को बस खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर फिर से हमारा आस्था आ जाता है एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से मार्स की स्वॉर्ड को बीच से काट देता है। क्लॉस देखकर डर जाता है कि आखिर जिस स्वॉर्ड को यूनो तक अपने मैजिक से नहीं काट पाया उसको इस लड़के ने कैसे काट दिया। आस्था मार्स से बोलता है मेरे भाई से दूर रहना। मार्स भी एकदम शॉक्ड रह जाता है कि आखिर कौन है ये लड़का, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने मार्स की स्वॉर्ड को बीच से काटा था। एंड यूनो भी आस्था को देखता है और सोचता है कि आखिर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है आस्था, एंड अब वो बचपन वाला वो वीक आस्था नहीं रह गया है। मिमोसा और क्लॉस भी आस्था को देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। अबे ओए गधे, क्या कर रहा है तू? ऐसे बनेगा विज़र्ड किंग? अभी मैं ना आया होता तो गए थे तुम। चुप रहो, मैं बस हराने वाला था उसे। हराने वाले थे कि मरने वाले थे? देख लेना, इसको तो मैं ही हराऊंगा। तो ठीक है, चलो फिर आओ देख लेते हैं कि हम दोनों में से पहले इसको कौन हराता है। क्लॉस सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक ब्लैक बुल्स का मेंबर, वो भी जिसके पास मैजिक नहीं है, वो सोच भी कैसे सकता है कि वो मार्स जैसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन को हरा सकता है। आखिर कौन है ये लड़का? एंड तभी मार्स का एक शैडो क्लोन क्लॉस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लक उससे आकर बचा लेता है और उसके क्लोन को एक ही बार में हरा देता है। हाँ, ये तो लक है जो आज तक एक भी बैटल नहीं हारा। यही है क्या वो तीसरा ब्लैक बुल्स का मेंबर जो आस्था और नोएल को अकेला छोड़कर भाग गया था? नहीं, ये भाग नहीं सकता। मुझे शायद कुछ गलत फहमी हुई थी, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड गोल्डन डॉन की मदद कैसे कर सकती है? एंड इधर नोएल भी मिमोसा से आके कहती है तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं भी शायद तुम सही कह रही थी, मैं वीक हूँ। हाँ तुम वीक हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे रहते अब तुम्हें कोई यहाँ छू भी नहीं सकता। एंड इधर हम देखते हैं आस्था अकेले मार्स से भिड़ जाता है। एंड मार्स होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आस्था के एंटी मैजिक के सामने वो थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। मार्स फिर से अपने ढेर सारे क्लोन्स बना देता है, लेकिन यूनो और लक उसके सारे क्लोन्स को संभाल लेते हैं। मार्स आस्था के ऊपर फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन आस्था की स्वॉर्ड के सामने उसकी स्वॉर्ड थोड़ी ना टिकेगी। एंड आस्था उसकी स्वॉर्ड को बीच से काट कर हवा में उड़ता है एंड मार्स के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड उसको दूर फेंक देता है। एंड जिंदगी में पहली बार मार्स हार रहा होता है एंड मार्स जाकर बगल के पानी के अंदर गिर जाता है। सारे लोग आस्था की पावर को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, खास करके क्लॉस। आखिर ये लड़का जो कि एक कॉमनर है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ क्लॉस? अब तुम्हें पता चला आस्था कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। आस्था के पास जो स्वॉर्ड है वो एंटी मैजिक स्वॉर्ड है, जिससे वो सामने वाले के मैजिक को खत्म कर सकता है। क्या इतनी रेयर मैजिकल पावर एक कॉमनर के पास? लगता है इस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी होगी। तुम्हें आस्था के बारे में पता नहीं है क्लॉस, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि आस्था अपनी किस्मत की वजह से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी मार्स अचानक से आस्था के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देता है, जिससे वो आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आखिर हो कौन तुम? आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके पूरे कपड़े फट गए होते हैं। एंड आस्था मार्स से बोलता है मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। एंड क्लॉस आस्था की बॉडी को देखकर एकदम डर जाता है। एक मिनट, ये बॉडी किस्मत से नहीं बन सकती। इस लड़के ने तो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। क्या ये सच में एक दिन विज़र्ड किंग बन जाएगा? एक कॉमनर, मेरे सामने से हट जाओ, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक छोटे पत्थर हो मेरे सामने। एंड ये कह के मार्स आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था बोलता है हाँ माना कि मैं एक छोटा सा पत्थर हूँ, लेकिन मैं वो पत्थर हूँ जो एक डायमंड को भी तोड़ सकता है। एंड आस्था भी मार्स के ऊपर अटैक कर देता है। एंड मार्स होता तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर भी होती है, लेकिन वो आस्था के सामने टिक ही नहीं सकता, क्योंकि आस्था तो मैजिक को खत्म कर सकता है, चाहे मैजिक कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। एंड आस्था एक अटैक में मार्स की डायमंड बॉडी को तोड़ देता है एंड मार्स दूर जाकर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड आस्था को लगता है कि वो उस फाइट को जीत गया है। उसके बाद क्लॉस अपने मैजिक से मार्स को बंदी बना लेता है। तुम्हें सच में लगता है ना कि तुम्हारा मैजिक इसको पकड़ कर रख पाएगा? और नहीं तो क्या? मेरी मैजिकल पावर पे शक मत करो लड़के, मैं एक नोबल फैमिली का हूँ और इसको देखो ये इतना ज्यादा इंजर्ड है। तुम्हें लगता है कि ये मेरा मैजिक प्रिजन तोड़ पाएगा? और मेरे पास इसकी ग्रिम वॉर भी है, तो ये नहीं निकल सकता मेरे मैजिक से। ठीक है समझ गया। आस्था हाँ जल्दी से उन कपड़ों का कुछ करो। एक मिनट, कपड़े तो मेरे फटे हैं, तुम क्यों शर्मा रही हो? चुप रहो और अपने कपड़े ठीक करवाओ जल्दी। ठीक है, तो गोल्डन डॉन अपने मिशन में सक्सेसफुल हुई और हम ब्लैक बुल से जीत गए, क्योंकि हम पहले ट्रेजर के पास पहुंचे थे। पागल हो क्या तुम? मैं ना होता तो अभी तुम लोग ट्रेजर के पास नहीं भगवान के पास पहुंच जाते। चुप रहो लड़के, तमीज से बात करो मेरे से। मेरा नाम है क्लॉस और मैं गोल्डन डॉन का। ये हम जीत गए, ब्लैक बुल्स जीत गई। मेरी बात बीच में मत काटो, ब्लैक बुल्स जीत गई। मैंने कहा मेरी बात बीच में मत काटो, ब्लैक बुल्स जीत गई। गोल्डन डॉन जीती है, ब्लैक बुल्स जीती है। नहीं गोल्डन डॉन, ब्लैक बुल्स। एंड इसी बात पे इन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। तभी लक सबसे बोलता है ये गेट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर का बना हुआ है, आस्था तुम ही इसको बीच से काट सकते हो। जिसपे क्लॉस बोलता है जैसे ये लड़का अकेले इतने स्ट्रॉन्ग मैजिकल गेट को तोड़ पाएगा। एंड आस्था एक सेकंड में अपनी स्वॉर्ड से उस मैजिकल गेट को बीच से काट देता है एंड क्लॉस का एकदम मुंह बन जाता है। एंड फिर ये सारे लोग अंदर घुस जाते हैं और अंदर होता है बहुत सारा खजाना। एंड आस्था इतना सारा सोना देखकर पागल हो जाता है। ये सारे लोग भी ट्रेजर को देखने लगते हैं। ये क्या जादू का? ओए लड़के, इस ट्रेजर को मत छुओ। क्यों, ये तुम्हारा है क्या? नहीं, ये क्लोवर किंगडम के लोगों का है। हाँ तो मैं भी तो क्लोवर किंगडम का ही हूँ ढक्कन।
ढक्कन किसको बोला तुमने? एंड तभी यूनो को एक मैजिकल स्क्रॉल दिखती है एंड यूनो जैसे ही उसको अपने हाथ में खोलता है, उस स्क्रॉल में जो भी लिखा था वो गायब हो जाता है और यूनो की ग्रिम वॉर बहुत ज्यादा तेज रोशनी में जलने लगती है। क्लॉस सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों भाई जो कि एक नोबल फैमिली के भी नहीं है, फिर आखिर ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? एक के पास 4 लीफ ग्रिम वॉर है और दूसरे के पास इतनी रेयर एंटी मैजिक की पावर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं नेरो आस्था को जबरदस्ती एक दीवार के पास लेके जाती है। क्या करूं मैं इस दीवार का? एंड नेरो आस्था को मारने लगती है क्योंकि आस्था समझ नहीं रहा होता कि नेरो से क्या कहना चाह रही थी। लेकिन तभी अचानक से दोबारा से मार्स की ग्रिम वॉर चलने लगती है। लक जोर से चिल्लाता है, दरवाजे से दूर हटो तुम लोग। लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। मार्स गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है और नोएल के ऊपर अटैक कर देता है और नोएल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। आस्था नोएल की हालत को देखकर पागल हो जाता है और अपनी ग्रिम वॉर से अपनी तलवार निकालकर मार्स की तरफ भागता है। मार्स की ग्रिम वॉर भी दोबारा से उड़कर उसके पास चली जाती है और मार्स अपने डायमंड मैजिक से इन सब को पकड़ लेता है। आखिर कैसे? ये तो इतना ज्यादा इंजर्ड था, फिर ये होश में कैसे आ गया? एंड तभी क्लॉस देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि मार्स के पास फायर हीलिंग मैजिक होता है जिससे वो मिमोसा की तरह अपने आप को हील कर सकता था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। एक आदमी के पास एक ही मैजिकल पावर हो सकती है, फिर इसके पास दो दो मैजिकल पावर कैसे है? एंड आस्था बहुत ज्यादा गुस्से में मार्स की तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी मैजिकल पावर क्या है, तुम किसी के भी मैजिक को अपनी तलवार से खत्म कर सकते हो, लेकिन क्या तुम अपनी इतनी बड़ी तलवार से इन सारे सुपर फास्ट मैजिक अटैक्स को रोक सकते हो? एंड मार्स आस्था के ऊपर डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है। एंड क्योंकि आस्था की तलवार बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसे अपनी तलवार से मार्स के सारे अटैक्स को रोकने में दिक्कत होती है। एंड तभी मार्स आस्था के ऊपर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है एंड आस्था उसी दीवार से जाकर टकरा जाता है जिसे नेरो उसे दिखा रही थी। एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। लक, यूनो और क्लॉस को मार्स अपने मैजिक से पकड़ लिया होता है जिससे वो निकल नहीं पा रहे होते। एंड मिमोसा नोएल को हील कर रही होती है और नोएल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है एंड अगर उसको जल्दी हील नहीं किया गया तो नोएल खत्म हो जाएगी। एंड मार्स बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त को तुम्हें बचाने नहीं दूंगा, तुम सब वीक हो, तुम सबको मैं मार डालूंगा। एंड मार्स मिमोसा और नोएल की तरफ आगे बढ़ता है उन्हें खत्म करने। अब आस्था तो बेहोश हो चुका था और ये तीनों भी हिल नहीं पा रहे होते। अब कौन नोएल को मार्स से बचाएगा? मुझे नफरत है दोस्ती से, इस दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। एंड मार्स ऐसा क्यों कह रहा होता है ये हम उसके बचपन को देखकर समझ जाएंगे। बचपन में हम मार्स को देखते हैं जो रो रहा होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे पैसों के लिए डायमंड किंगडम के साइंटिस्ट को बेच दिया होता है। तुम रो क्यों रहे हो? मार्स उल्टा घूमता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम हिनाटा होता है। तुम्हारा नाम मार्स है ना? चिंता मत करो, मैंने सुना है कि जब हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे तब हमें साइंटिस्ट छोड़ देंगे एंड हम सब फिर से आजाद हो जाएंगे। जिसको सुनकर मार्स दोबारा से थोड़ा खुश हो जाता है। मेरा नाम हिनाटा है, तुम मेरे दोस्त बनोगे मार्स? चलो हम लोग साथ में इस जगह से बाहर निकलेंगे। एंड जिंदगी में पहली बार मार्स का कोई दोस्त बनता है। उसके बाद मार्स और हिनाटा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इतने अच्छे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। लेकिन फिर एक दिन उनके एक्सपेरिमेंट का फाइनल एग्जाम आ जाता है। ये तुम सारे बच्चों का फाइनल टेस्ट है, तुम सबको एक दूसरे से लड़ना है और जान से मारना है और जो भी आखिरी में अकेला जिंदा बचेगा वो इस जगह से आजाद हो जाएगा और वो बन जाएगा डायमंड किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट। एंड इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मार्स एकदम शॉक्ड रह जाता है, लेकिन सारे के सारे बच्चे एक दूसरे पर हमला कर देते हैं एंड एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं जिन्हें वो इतने टाइम से जानते थे। लेकिन मार्स किसी को भी नहीं मारता क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है और वो अपने दोस्तों पर अटैक नहीं करना चाहता था। वो पूरे टाइम सिर्फ अपने आप को बचाता रहता है। लेकिन आखिरी में मार्स के अलावा सिर्फ एक और बच्ची जिंदा बची होती है जो कोई और नहीं बल्कि हिनाटा होती है। एंड मार्स तो हिनाटा के ऊपर अटैक करने नहीं वाला था क्योंकि वो हिनाटा से बहुत प्यार करता था। लेकिन तभी हिनाटा रोते रोते बोलती है, माफ करना मार्स, लेकिन मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, मुझे यहाँ से निकलना है। एंड हिनाटा मार्स के ऊपर अटैक कर देती है। मार्स को यकीन नहीं होता कि हिनाटा उसे धोखा कैसे दे सकती है जबकि वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। एंड मार्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपने आप को बचाने के लिए हिनाटा को खत्म कर देता है एंड बहुत ज्यादा रोता है। एंड उसके बाद से ही मार्स का दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता। एंड इसीलिए वो नोएल और मिमोसा को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे दोस्ती से नफरत होती है। एंड इधर हम देखते हैं हमारा आस्था बेहोश पड़ा होता है। ओए लड़के, मेरी बेइज्जती मत करा, जल्दी उठ, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। जिसको सुनकर आस्था होश में आ जाता है एंड उसको समझ में नहीं आता कि अभी भी उसको किसने उठाया था। एंड तभी वो देखता है उसके बगल में एक छोटे साइज की तलवार जमीन में घुसी हुई होती है। एंड इधर हम देखते हैं मार्स इन दोनों के ऊपर अपने डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है। मिमोसा, लेकिन तभी वहां पर आस्था अपनी नई स्वॉर्ड लेकर पहुंच जाता है और मिमोसा और नोएल को बचा लेता है। एंड अब तो आस्था की तलवार का साइज बहुत कम होता है तो आस्था आसानी से मार्स के सारे अटैक्स रोक देता है। तुम फिर से आ गए? आस्था सोचता है, नहीं, मैं अभी मार्स पर अटैक नहीं कर सकता, मेरा मेन काम इस समय नोएल को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं नोएल भी होश में आ जाती है और कहती है, आस्था मेरी चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, जाओ बैंड बजा दो इसकी। जिसको सुनते ही आस्था तैयार हो जाता है मार्स की बैंड बजाने के लिए। एंड तभी मार्स आस्था के ऊपर अटैक कर देता है और आस्था अपनी नई तलवार से अपने एंटी मैजिक वेव से अटैक कर देता है।
आस्था सिर्फ अपने एक अटैक से मार्स को दोबारा से दूर फेंक देता है एंड मार्स दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन इस बार मार्स का अटैक भी आस्था को लग जाता है एंड आस्था के पेट में मार्स का एक डायमंड घुस जाता है एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सारे लोग अपने आप को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्स का डायमंड प्रिजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए वो लोग मार्स के मैजिक से छूट नहीं पा रहे होते। आस्था वहीं पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन मार्स फिर से वापस उठ जाता है। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये एंड ये गुस्से में बोलता है, बस बहुत हुआ, अब मरो तुम। एंड मार्स आस्था के ऊपर अपनी डायमंड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड आस्था को बस जान से मारने वाला होता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इतना वीक नहीं हो सकता कि मैं अपने सामने मेरे भाई को मरने दूं। अगर मैंने अपने सामने आस्था को मरने दिया तो मैं कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन पाऊंगा। एंड तभी यूनो की 4 लीफ ग्रिम वॉर्ड दोबारा से जलने लगती है एंड अचानक से मानो टाइम रुक जाता है एंड यूनो के बगल में एक छोटी सी स्पिरिट उड़ रही होती है। यूनो सोचता है कि ये क्या है एंड तभी उस स्पिरिट की नींद खुलती है एंड वो सिर्फ एक फूंक मारती है एंड मार्स की और उसके स्वॉर्ड दोनों की धज्जियां उड़ा देती है एंड इस बार मार्स पूरी तरह से हार जाता है एंड इन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यूनो ने मार्स को हरा कैसे दिया एंड इन लोगों के ऊपर से मार्स का मैजिक भी हट जाता है। ये कैसे किया तुमने यूनो? हाँ, ये कैसे किया तुमने यूनो? कौन सा मैजिक यूज किया था तुमने? पता नहीं। एंड तभी यूनो अपनी ग्रिम वॉर में वही चीज लिखी हुई देखता है जो स्क्रॉल में लिखी हुई थी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले उठाया था। पता नहीं तुमने ये कैसे किया, लेकिन बहुत अच्छे, सही किया। मुझे नहीं लगता कि अब ये जल्दी उठने वाला है। एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा आस्था को हील करने लगती है एंड आस्था की नई तलवार अपने आप आस्था की ग्रिम वॉर के अंदर चली जाती है। लगता है हम लोग जीत गए, लेकिन तभी अचानक से वो डंजन अपने आप तबाह होने लगता है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। यूनो तुरंत ही अपने मैजिक से विंड कार बनाता है और सारे लोग उस पर आकर बैठ जाते हैं। लक भी आस्था को लेकर यूनो की विंड कार पर चढ़ जाता है। मिमोसा आस्था को हील करती रहो एंड वो सब वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं क्योंकि यहाँ नीचे उनकी जान खतरे में होती है। लेकिन तभी आस्था अपनी बची कुछ जान लगाकर बोलता है, यूनो हमें उससे भी बचाना होगा। क्या बक रहे हो तुम हमारे दुश्मन को बचाना चाहते हो? तुम जानते हो ना वो कितना बुरा इंसान है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो बुरा इंसान है, लेकिन हम लोग तो बुरे इंसान नहीं है ना, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा। यूनो बोलता है ठीक है एंड वो लोग मार्स को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है। यूनो उसे बचाने का टाइम नहीं है, उसे बचाने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, निकलो यहाँ से। एंड मार्स को पीछे छोड़कर ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए उस डंजन से निकल जाते हैं। बाल बाल बचे हम लोग। मजा आ गया, एक और बार चले क्या? तुम सही में पागल हो क्या? एंड ये सारे लोग उस डंजन से जिंदा बचकर निकल जाते हैं, लेकिन तभी हम लोटस को देखते हैं। लोटस भी वही नीचे ही था जो पूरे टाइम चुपचाप खजाना जमा कर रहा होता है एंड उसने मार्स को भी बचा लिया होता है जो कि अभी बेहोश पड़ा होता है। एंड अभी मार्स को उसका पूरा का पूरा पास्ट याद आ जाता है जो साइंटिस्ट ने उसे भुलवा दिया था जब हिनाटा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और मार्स ने हिनाटा को खत्म कर दिया था एंड वो जोर शोर से बैठकर रो रहा था। तभी हिनाटा उसके पास आती है और उसे हील करने लगती है। तुमने ऐसा क्यों किया हिनाटा? हम तो साथ में बाहर जाने वाले थे ना। माफ करना मार्स, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी नहीं मारोगे, इसीलिए मुझे तुम पर अटैक करना पड़ा ताकि तुम मुझे मार दो और इस जगह से बाहर निकल जाओ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मार्स तुम्हारे अलावा, इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती थी। अब जाओ मार्स, हम दोनों के संतिर पूरी दुनिया देखो। एंड ये कह के हिनाटा वहीं पर खत्म हो जाती है एंड अब जाके मार्स को समझ में आता है कि नहीं, हिनाटा ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया था। वो मार्स से सच में बहुत प्यार करती थी। एंड तभी मार्स होश में आ जाता है। तो तुम होश में आ गए मार्स? देखो तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है, अब हमारा पूरा गांव कई सालों तक पेट भर के खाएगा। हाँ, मुझे बचाने के लिए थैंक यू लोटस। थैंक यू, ये कब से इतना अच्छा हो गया? एंड इसी तरह डायमंड किंगडम वालों के लिए एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं आस्था होश में आ जाता है एंड अब आस्था भी एकदम ठीक होता है, बस उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है। माफ करना आस्था, मैं तुम्हें पूरी तरह से हील नहीं कर पाई, मेरा मैजिक पावर खत्म हो गया था। नहीं नहीं मिमोसा, तुम्हें मुझे सॉरी नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम ना होती तो आज मैं जिंदा भी ना होता। थैंक यू मिमोसा। जिसको सुन के मिमोसा शर्मा के नोएल के पीछे जाके छुप जाती है। मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो? दो लड़कियां पीछे पड़ गई हमारे आस्था भाई के। बताओ, पता नहीं मेरे पीछे कब कोई एक पड़ेगी। एनीवेज, इसके बाद हम देखते हैं क्लॉस इन दोनों के पास आता है और इन दोनों को गले लगा लेता है। माफ करना मुझे, मैंने आज तक तुम दोनों को अपने से नीचे समझा क्योंकि तुम दोनों एक कॉमनर थे, लेकिन अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब के सब जिंदा हैं। क्लॉस सर, इतना जोर से मत गले लगाओ वरना मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं बचूंगा। ओ माफ करना। ओ यूनो, मुझसे लड़ाई करोगे क्या? चलो देखते हैं हम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं। अरे नोएल देखो, मेरी तरह तुम्हारे भी कपड़े फट गए। चुप रहो पागल। एंड इन लोगों की भी इधर एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसके बाद ये सारे लोग वापस अपने बेस लौट जाते हैं। इसके बाद हम थोड़े दिनों बाद देखते हैं, क्या मैं एक हफ्ते बाद सो के उठाऊं? और नहीं तो क्या भालू हो क्या तुम? कोई बात नहीं मेरे प्यारे आस्था, तुम्हारी चोट से रिकवर होने के लिए तुम्हें एक अच्छी नींद की जरूरत थी। और हाँ, नोएल को तुम्हारी बहुत चिंता थी, वो रोज रोज तुम्हारी तबियत देखने जाती थी। क्या सच में नोएल? झूठ बोल रही है ये। आस्था, अब तो तुम ठीक हो गए हो, मुझसे लड़ाई करोगे क्या? नहीं, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी आस्था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लाई हूँ। चार्मी सेनपाई, आप सबसे अच्छी हो। एंड आस्था पागलों की तरह खाना खाने लगता है एंड तभी उसके गले में खाना अटक जाता है। ये लो पानी, सुअरों के
की तरह क्यों खा रहे हो, तुम्हारा खाना भाग के जाएगा नहीं कहीं। एंड तभी यामी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। अरे तुम जिंदा तो हो ना बच्चे, मुझे लगा था कि तुम टैब बोल गए। हा हा हा, नहीं मैं जिंदा हूँ सर। अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, अब तुम जिंदा हो ही गए हो तो आज तुम्हें रॉयल कैसल जाना होगा डंजन की रिपोर्ट देने। मैं अभी जा सकता हूँ क्या यामी सर? नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम जब भी जाते हो किसी न किसी को इंजर्ड करके आ जाते हो। मैं नहीं जा सकता हूँ यामी सर, मुझे मेरी बहन मैरी से मिलने जाना है। तुम्हें भेज भी कौन रहा है? मैं जाऊँ क्या? हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन रॉयल कैसल नहीं, किचन में जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। ओके आस्था और नोएल तुम दोनों अकेले रॉयल पैलेस जाओ। एंड यामी के ऑर्डर से आस्था और नोएल दोनों साथ में रॉयल टाउन में आ जाते हैं। वाह कितनी बार तुम ये शहर देख चुके हो आस्था, हर बार आते ही पागल क्यों हो जाते हो? यकीन नहीं होता एक दिन ये पैलेस मेरा होगा नोएल। एंड नोएल फिर से सोच के शर्मा जाती है कि वो और आस्था फिर से साथ में अकेले, लेकिन तभी उन्हें अपने सामने यूनो की स्वॉर्ड दिख जाती है। एंड वो लोग भी रॉयल पैलेस ही जा रहे होते हैं। ओए यूनो पीछे तो देखो। एंड आस्था को देख के क्लॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम एक हफ्ते तक कैसे सो सकते हो, भालू हो क्या? अपने काम से मतलब रखो। ओ हाय मिमोसा कैसी हो तुम? एंड आस्था को देखते ही मिमोसा वहाँ से शर्मा के फिर से भाग जाती है। ये भाग क्यों गई? मैं भी शायद उसे छोटी हाइट वालों से नफरत है। सच्ची में मार खाना चाहते हो क्या तुम आज? एंड नोएल मिमोसा के पास आती है और उससे पूछती है क्या हुआ मिमोसा? पता नहीं नोएल, लेकिन मैं जैसे ही आस्था को देखती हूँ या फिर उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। जिसको सुन के नोएल एकदम शॉक्ड रह जाती है। क्या है ये, क्या बोली हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन हर वक्त मैं बस आस्था के बारे में ही सोचती रहती हूँ। एंड नोएल बहुत डर जाती है क्योंकि उसके सामने एक कंपटीशन आ जाता है जो खुद उसकी बहन होती है। एक मिनट, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है चाहे आस्था को कोई भी लड़की पसंद करे? ये क्या हो रहा है? एक मिनट, कहीं मुझे आस्था से एंड ये दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। इन दोनों को क्या हो गया? कहीं इन दोनों के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग रॉयल पैलेस के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। एंड तभी क्लॉस मिमोसा और नोएल एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और अपने घुटने टेक लेते हैं क्योंकि इन लोगों के सामने खुद खड़े होते हैं द विजर्ड किंग। ये कौन है यूनो? पागल लड़के, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे विजर्ड किंग सर जूलियस है। जिसको सुनकर आस्था और यूनो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड ये दोनों भी अपने घुटने टेक लेते हैं। आस्था को यकीन नहीं होता कि उसके सामने खुद विजर्ड किंग खड़े हैं जो उसका वेलकम करने आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग एक जगह पर खड़े होते हैं एंड विजर्ड किंग यूनो की ग्रिम वॉर देख रहे होते हैं। एंड यूनो आस्था अभी तक शॉक में होते हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके सामने खुद विजर्ड किंग खड़े हैं जो पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है, जो अकेले पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। वाह, 4 लीफ ग्रिम वॉर मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। तो लोग सही कहते हैं विजर्ड किंग को रेयर मैजिकल पावर्स बहुत ज्यादा ही पसंद है। एक मिनट, ये स्पेल कहाँ से आई तुम्हारे पास यूनो? असल में उस डंजन में मैंने एक स्क्रॉल खोला था एंड उसकी स्पेल अपने आप गायब होकर मेरी ग्रिम वॉर में आ गई थी। ये तो द विंड स्पिरिट सिल्फी की स्पेल है, तो इस बच्चे को विंड स्पिरिट ने चूज किया है। कमाल की बात है। तुम एक बार इसे यूज करके दिखा सकते हो क्या मुझे प्लीज? माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं उसे यूज करने की कोशिश तो की, लेकिन मैं उस स्पेल को यूज नहीं कर पा रहा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यूनो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, जिस दिन तुम इस स्पेल को पूरी तरह से यूज करना सीख गए उस दिन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग की हजारों मैजिक नाइट तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। विजर्ड किंग सर, आप मेरी भी ग्रिम वॉर एक बार देख सकते हैं क्या प्लीज? मुझे बता दीजिए ना इसमें क्या लिखा है। हाँ हाँ जरूर, इसमें लिखा है। क्या लिखा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? कोई नहीं, ये देखिए मेरी मैजिक स्वॉर्ड। क्या यही है क्या तुम्हारी एंटी मैजिक स्वॉर्ड? मैं प्लीज इसे एक बार हाथ में ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ सर जरूर, ये लीजिए। एंड विजर्ड किंग आस्था की स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। एक मिनट, ये स्वॉर्ड तो मेरा बहुत ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर रही है। शायद इसीलिए केवल ये लड़का ही इस स्वॉर्ड को चला सकता है क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। क्योंकि अगर कोई आम मैजिक नाइट इसको उठाएगा भी तो उसका सारा मैजिक 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये लो आस्था अपनी स्वॉर्ड। तुम्हारी स्वॉर्ड भी तुम्हारी तरह बहुत रेयर है। सुना तुमने यूनो, विजर्ड किंग मेरी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा हाँ विजर्ड किंग सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। क्या आस्था? एंड तभी आस्था और यूनो दोनों चिल्लाकर पूछते हैं कि हम कैसे विजर्ड किंग बन सकते हैं? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? विजर्ड किंग से ही पूछ रहे हो कि तुम उनको हटा के विजर्ड किंग कैसे बन सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, विजर्ड किंग बनने के लिए तुम लोगों को पूरे क्लोवर किंगडम की मंजूरी चाहिए होगी। नहीं क्लॉस। एंड तभी क्लॉस चुप हो जाता है। आस्था और यूनो याद रखना, विजर्ड किंग बनने के लिए तुम लोगों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि कोई भी तुम्हारे विजर्ड किंग बनने के डिसीजन को चैलेंज ना कर पाए। इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर तुम बोलो कि तुम अगला विजर्ड किंग बनना चाहते हो तो कोई तुम्हारे सामने खड़ा ना हो जो तुमसे कह सके कि नहीं तुम नहीं, मैं विजर्ड किंग बनूंगा। एंड जिस दिन तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उस दिन तुम लोग तैयार हो जाओगे अगला विजर्ड किंग बनने के लिए। जिसको सुन के आस्था और यूनो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उन लोगों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं विजर्ड किंग बनने के लिए। उन्हें बस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि उनके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत ना करे। उसके बाद विजर्ड किंग इन सबको एक अवार्ड सेरेमनी में लेके जाते हैं जहाँ पे वो उन लोगों को मेडल देंगे जिन्होंने इस बार मिशन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ध्यान से देखना आस्था और यूनो, विजर्ड किंग
बनने के लिए तुम्हें इन सबको हराना होगा। एंड तभी सेरेमनी हॉल का दरवाजा खुलता है और वहीं पे खड़े होते हैं बहुत सारे लोग, जहाँ पे नोएल के तीनों भाई बहन भी खड़े होते हैं, सॉलिड, नेब्रा और सिल्वर ईगल मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन नोजेल। एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वहीं पे क्रिम्सन लायन मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन फुगी लियोन और ब्लू रोज स्क्वाड की कैप्टन शार्लेट भी होती है। एंड ये दोनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद विजार्ड किंग उन सारे लोगों को मेडल देते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टार्स कलेक्ट किए होते हैं, जिसमें गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन एल्केडोर को भी मेडल मिलता है। ठीक है, तो अब सारे लोगों को मेडल मिल चुके हैं, अब हम सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन तभी मैक्स विजार्ड किंग के कान में कुछ आकर कहता है, माफ करना मुझे आप लोग, लेकिन मेरे को एक काम आ गया, तो आप लोग आराम से खाना खाओ, मैं बाद में आऊंगा। एंड विजार्ड किंग ये कह के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग खाना खाने लगते हैं एंड सारे के सारे लोग इन सबको बहुत बुरी नजरों से घूर रहे होते हैं। एंड इसीलिए इन सबको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन हमारे आस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना खाना ठूस रहा होता है। इसके अंदर शर्म नहीं है क्या? नहीं, पूरा बेशरम है। आस्था, तुम मेरा भी खाना खाना चाहोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिमोसा लाओ, सारा का सारा मेरी प्लेट में डाल दो। यकीन नहीं होता, विजार्ड किंग ने क्या सोच के इन कॉमनर्स कुत्तों को हमारे साथ पार्टी में इनवाइट कर दिया। उस लड़के को तो देखो, मैं उसके अंदर से बिल्कुल भी मैजिकल पावर सेंस नहीं कर पा रही हूँ। कोई इतना बड़ा लूजर कैसे हो सकता है? देखो तो वो सुअरों की तरह खाना खा रहा है। क्या सारे कॉमनर्स ऐसे ही खाते होंगे? एंड ये सारे लोग मिलके आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन आस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना खाना खा रहा होता है, क्योंकि उसकी आदत होती है, वो बचपन से ये सब सुनता आया है, जिसको देखकर मिमोसा को आस्था और ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी एल्केडोर बोलता है, पता नहीं आखिर इन कॉमनर्स को रॉयल पैलेस में घुसने भी क्यों दिया जाता है। तभी फुगिलियन का भाई लियोपोल्ड एल्केडोर से आके कहता है, तुम शायद भूल रहे हो एल्केडोर, तुम्हारी खुद की स्क्वाड में एक कॉमनर है जिसके पास वो 4 लीफ ग्रिमवॉर है। हाँ मुझे पता है हमारी स्क्वाड में ये कॉमनर है, लेकिन हमारी पूरी स्क्वाड को इस कॉमनर के होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब के सब इससे नफरत करते हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कब ये किसी मिशन में जाके खत्म हो जाएगा। और क्लॉस, मिमोसा और नोएल, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही क्या? तुम दोनों इन कॉमनर्स के साथ घूम रहे हो। लेकिन तभी नोएल का भाई सॉलिड कहता है, एल्केडोर तुम खाली मिमोसा और क्लॉस को ही डांटो, क्योंकि नोएल भी किसी कॉमनर से ज्यादा ऊपर नहीं है, वो भी सारे कॉमनर्स की तरह किसी काम की नहीं है। एंड नोएल का भाई सॉलिड उसके ऊपर आकर अपना पूरा का पूरा पानी गिरा देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नोएल हमारे सामने खड़े भी होने की? प्लीज ऐसा मत करिए आप दोनों। एंड तभी नोजेल नोएल से बोलता है, अभी भी तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है नोएल, तो भाग जाओ यहाँ से। एंड नोएल रोते रोते वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी आस्था उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं नोएल तुम कहीं नहीं जाओगी, इन सबको तो मैं देखता हूँ। एंड आस्था अपनी टेबल के ऊपर खड़ा होता है और जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, ओए कान खोल के सुनो तुम सबके सब, मेरे बारे में जो भी कहना है कहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड तभी एल्केडोर अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। कॉमनर कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने अपना मुंह खोलने की? लेकिन तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड निकालता है, एल्केडोर के मैजिक को खत्म कर देता है। क्या ये कैसे किया इसने? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा जो भी नाम है, और तुम सब के सब याद रखना मुझे, मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन तुम सबको हरा के बनेगा विजार्ड किंग। मतलब सोच पा रहे हो तुम, आस्था 3 कैप्टन के सामने ये बोल रहा है कि मैं तुम सबको हरा कर बनूंगा विजार्ड किंग। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो आस्था की बात सुनते ही नोएल का भाई सॉलिड और उसकी बहन नेब्रा हंसने लगते हैं। एंड क्लॉस सोचता है कि अब तो आस्था पक्का मरेगा। तुम विजार्ड किंग, सुना आप सबने, एक कॉमनर कुत्ता विजार्ड किंग बनेगा। एंड तभी ये दोनों आस्था के ऊपर अपना मैजिकल अटैक यूज कर देते हैं, लेकिन आस्था अकेले सिर्फ एक बार में इन दोनों के अटैक को खत्म कर देता है। ये दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं, ये बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। एंड तभी एल्केडोर अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। आस्था सर, प्लीज आस्था को छोड़ दीजिए। चुप रहो, इसने जो गलती की है उसके लिए इसको मौत ही मिलेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने एल्केडोर, इस कुत्ते को तो मौत मैं दूंगा। एंड तभी सॉलिड अपने मैजिक से आस्था को, जो खुद उसके किंगडम का मैजिक नाइट है, उसे खत्म करने वाला होता है। नहीं भैया, मरो बच्चे। एंड सॉलिड आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है। हमारा यूनो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी ग्रिम वॉर निकालने वाला होता है, लेकिन हमारे आस्था भाई को जरूरत ही नहीं है भाई मदद की। उसकी दूसरी स्वॉर्ड कब काम आएगी? एंड आस्था अपनी दूसरी स्वॉर्ड से एल्केडोर के मैजिक को खत्म कर देता है एंड सॉलिड के मैजिक को वापस उसी के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड सॉलिड उस अटैक से अपने घुटनों पर आ जाता है। क्या एक कॉमनर मुझे घुटनों पे ले आया? एंड आस्था अपनी दोनों स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है, मानो कह रहा है कि आ जाओ जिसको आना है। लेकिन तभी अचानक से नोएल का भाई सिल्वर ईगल स्क्वाड का कैप्टन अपनी मैजिकल पावर दिखाता है, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि उस पूरे कमरे की हवा बदल जाती है एंड वो पूरा का पूरा कैसल हिलने लगता है। एंड आस्था को अब समझ में आता है कि आखिर एक मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन कितना स्ट्रांग होता है। एंड आस्था को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तो किस तरह से मैं तुमको पनिश करूं सिल्वर फैमिली की बेइज्जती करने के लिए? एंड आस्था चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है। नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना आस्था मारा जाएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल। एंड तभी नोजेल उल्टा घूमता है तो देखता है फुगी लियोन, क्रिम्सन लायंस का कैप्टन, उसे रोक देता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल, तुम एक बच्चे के ऊपर अपनी मैजिकल पावर यूज कर रहे हो। अपने काम से मतलब
मतलब रखो फुगिलियन। एंड तभी आस्था के पीछे फुगिलियन का भाई लियोपोल्ड आके खड़ा हो जाता है। सही कहा था मिमोसा ने, तुम तो बहुत फनी हो। पास्ता 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 नहीं आस्था, अच्छा नाश्ता, तुम मुझे पसंद है, आज से तुम मेरे राइवल हो। चलो देखते हैं हम दोनों में पहले विजिट किंग कौन बनता है। माफ करना भाई लेकिन मेरा राइवल वो है यूनो। कोई नहीं खस्ता, आज से मैं भी तुम्हारा राइवल हूँ, ठीक है। नोएल और क्लॉस दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो आस्था बच तो गया, लेकिन तभी हम देखते हैं इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। विजिट किंग ने खुद उस बच्चे को बुलाया है, तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस बच्चे की। क्या एक नोबल फैमिली का होने के बाद भी एक कॉमनर की इज्जत की बात कर रहे हो तुम सारे क्रिम्सन लायंस के लोग बिना दिमाग के ही पैदा होते हैं क्या? क्या बोला तुमने? जो तुमने सुना। एंड ये दोनों अपनी मैजिकल पावर अनलीश कर देते हैं जो कि इतनी ज्यादा होती है कि आस्था को यकीन नहीं होता कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये दोनों तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, लेकिन तभी एक गार्ड जो एकदम डरा हुआ होता है वो दरवाजा खोलता है। सर रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक हो गया है, हमारे क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक हो गया है। क्या? किसने किया? इधर हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के ऊपर एक आदमी ने अटैक कर दिया होता है जिसका नाम डेड होता है। एंड इसके पास मैजिकल पावर होती है ज़ॉम्बीज को समन करने की, जो मर ही नहीं सकते चाहे उन पर जितना अटैक करो। एंड इसीलिए ये सारे मैजिक नाइट डेड को रोक नहीं पा रहे होते एंड वो पूरा का पूरा क्लोवर किंगडम तबाह कर रहा होता है और क्लोवर किंगडम के लोगों को मार रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? क्लोवर किंगडम के ऊपर कोई अटैक करे और हमें पता भी ना चले? हमारे क्लोवर किंगडम को तो मैजिक नाइट्स अपने बैरियर से बचा के रखते हैं। जरूर से ये किसी क्लोवर किंगडम के अंदर के आदमी का काम है, लेकिन कौन है जो क्लोवर किंगडम को अंदर से धोखा दे रहा है? एक मिनट, ये सब सोचने का टाइम नहीं है अभी, लोग वहाँ बाहर मर रहे हैं। आप लोग करो सोच विचार, मैं तो जा रहा हूँ लोगों को बचाने। ओए पागल लड़के, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कहाँ जाना है? हाँ, मैं वही जाऊंगा जहाँ पर लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड ये कह के आस्था वहाँ से निकल जाता है। मुझे नाश्ता सच में बहुत पसंद है। रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। रुको लियो। लेकिन लियो भी आस्था के पीछे निकल जाता है। ध्यान से सुनो मैजिक नाइट्स, टाइम आ चुका है, क्लोवर किंगडम को हमारी जरूरत है। मैं आस्था और लियो के पीछे जा रहा हूँ। नोएल तुम भी मेरे साथ चलो और आप सब लोग चारों दिशाओं में फैल जाइए, एक भी दुश्मन बच के जाने ना पाए। मुझे ऑर्डर मत करो फुगिलियन, मैं अकेला ही उन सब के लिए काफी हूँ। एंड ये सारे लोग बाहर निकल जाते हैं क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं टेबल के नीचे से निकलती है चार्मी, जो चुपचाप खाना खा रही होती है। पता नहीं ये कहाँ से आ गई है। ठीक है, मुझे भी जाना चाहिए शायद लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तभी चार्मी को किचन से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक काम करती हूँ, पहले किचन साफ कर देती हूँ, उसके बाद जाऊंगी, खाना वेस्ट हो जाएगा फालतू। इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग पूरी जान लगाकर क्लोवर किंगडम को बचा रहे होते हैं, बट उन लोगों के अटैक्स इन ज़ॉम्बीज के ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते क्योंकि ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं। एंड इधर हम देखते हैं डेड ने एक छोटी सी बच्ची को पकड़ लिया होता है। क्यों छोटी बच्ची, तुम्हें पता है मरने के बाद क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जान जाओगी तुम। नहीं प्लीज। एंड डेड इस बच्ची को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था वहाँ पर पहुँच जाता है। उस लड़की से दूर रहना वरना तुम्हें पहले पता लग जाएगा कि मरने के बाद क्या होता है। एक ब्लैक बुल्स जैसी घटिया स्क्वाड का मेंबर मुझसे कह रहा है कि वो मुझे हराएगा, मेरी आर्मी से लड़ो पहले। लेकिन तभी डेड देखता है कि आस्था ने पहले ही उसकी पूरी आर्मी निपटा दी होती है एंड ये लड़की आस्था के पास आ जाती है। ये कैसे किया इस लड़के ने? मेरे ज़ॉम्बीज को इसने सुला कैसे दिया? क्योंकि असल में आस्था की स्वॉर्ड एंटी मैजिक होती है एंड ये ज़ॉम्बीज तो बने मैजिक के ही हैं, इसीलिए ये ज़ॉम्बीज आस्था के सामने कुछ भी नहीं थे। चिंता मत करो बच्ची, मेरे रहते तुम्हें ये छू भी नहीं सकता। अच्छा, मैं समझ गया तुम कौन हो। तुम वही हो जिसने आइस को हराया था, एक मैजिकलेस लूजर जिसके पास एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। एंड आस्था डेड की तरफ अपनी तलवार लेके भागता है, लेकिन तभी डेड अपने 4 सुपर सोल्जर्स में से एक सोल्जर को समन कर देता है। बाहर आओ सोल्जर नंबर 4, जिसका नाम जिमी होता है। एंड जिमी का अटैक आस्था को लग जाता है एंड जिमी के पास मैजिकल पॉइजन की पावर होती है, जिससे आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स इन सबको मार रहे होते हैं और ये ज़ॉम्बीज होते तो बहुत ज्यादा है बट बहुत वीक भी होते हैं। नोजेल सोचता है आखिर इन अटैक्स का मतलब क्या है? इन वीक ज़ॉम्बीज के साथ ही कभी क्लोवर किंगडम पे कब्जा नहीं कर सकता। कहीं इन लोगों का मकसद हमें बिजी रख के हमारे किंग को तो किडनैप करना नहीं है। इसके बाद हम क्लोवर किंगडम के किंग को देखते हैं। क्या जूलियस यहाँ पे नहीं आया मुझे बचाने? नहीं सर, डायमंड किंगडम ने हम लोगों के एक विलेज पर अटैक कर दिया है, वो उसे रोकने गए। उससे कहो कि उस विलेज के लोगों की जान मेरी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। उससे कहो कि वो जल्दी यहाँ पर है, मुझे तो लग रहा है ये सारे लोग मुझे ही किडनैप करने आए हैं। चिंता मत करिए सर, हम सारे मैजिक नाइट्स के रहते आपको कोई छू भी नहीं सकता। ठीक है, एक काम करो, जितने भी मैजिक नाइट्स इस किंगडम में है सबको मेरे पास बुला लो। बट सर फिर हमारे किंगडम के लोगों का क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जल्दी बुलाओ सबको और तुम मुझे खाना खिलाओ। एंड इधर हम देखते हैं उस पॉइजन की वजह से आस्था को बहुत दिक्कत हो रही होती है एंड नोएल इधर चुप के आस्था को देख रही होती है। वो उसकी मदद करने नहीं जा रही होती क्योंकि उसको उसके भाई बहन के बातों की याद आ रही होती है। मैं क्या ही कर सकती हूँ, आखिर मैं तो वीक हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं आस्था के ऊपर एक बोझ बन जाऊंगी। लियो, आस्था को जल्दी जाके बचाओ। लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज नोएल के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी फुगिलियो नोएल को बचा लेता है। क्या कर रही हो नोएल तुम? बैटल पे ध्यान दो। सॉरी मामा। एंड असल में फुगिलियो नोएल का मामा होता है। ध्यान से सुनो नोएल, मुझे पता है कि तुम इतना क्यों डर रही हो और अपनी पावर्स पर शक कर रही
रही हो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें वीक कहते हैं और तुम्हें पता है कि तुम वीक हो, है ना? जिसको सुनकर नोएल दुखी हो जाती है और चुप हो जाती है। नोएल, मेरी इस बात को याद रखना, वीक होने में कोई बुराई नहीं है, वीक रहने में बुराई है। ट्रेनिंग करो और ज्यादा स्ट्रांग बनो ताकि तुम्हारे भाई बहन दोबारा तुमसे ये ना कह पाए। जिसको सुनते ही नोएल की आंखें खुल जाती हैं। ये सही तो कह रहे हैं, आस्था भी हमेशा से इतना स्ट्रांग नहीं था, वो भी कभी न कभी वीक था, और अगर आस्था ट्रेनिंग करके स्ट्रांग हो सकता है तो मैं भी हो सकती हूँ। एंड इधर हम देखते हैं आस्था डेड और जिमी के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे उस बच्ची को बचाना होता है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। नेरो भी इस बच्ची को संभाल रही होती है, लेकिन तभी नोएल अपने मैजिक से उस बच्ची के ऊपर एक बैरियर बना देती है। ओए गधे, जाओ बिना किसी टेंशन के इस आदमी से लड़ो और इसकी बैंड बजा दो। थैंक यू नोएल, तुम सच में बहुत कमाल हो यार। चुप रहो और जाके लड़ो। एंड आस्था के पास कुछ और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं लेकिन उनको लियो संभाल लेता है। इन छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को मैं तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगा पास्ता, जाओ। एंड अब आस्था के ऊपर कोई टेंशन नहीं होती एंड वो तैयार हो जाता है डेड की बैंड बजाने के लिए। वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है एंड लट्टू बन जाता है भाई। एंड जिमी के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और जिमी को हरा देता है। बहुत अच्छे खस्ता, वाह ये भैया कितने स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे जिमी को हरा दिया, लो इससे लड़ो। सोल्जर नंबर 3 इलेक्ट्रो। एंड तभी आस्था के सामने डेड का तीसरा सोल्जर आ जाता है जिसके पास लाइटनिंग की पावर होती है एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अपना ख्याल रखना आस्था। एंड नोएल उस बच्ची को वहां से भगा देती है और तुम दोनों लड़ो मेरे सोल्जर नंबर 2 से। एंड इस सोल्जर का नाम मड होता है जिसके पास कीचड़ की पावर होती है एंड वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था इलेक्ट्रो के ऊपर अटैक कर रहा होता है बट इलेक्ट्रो बहुत ऊपर उड़ रहा होता है, इसीलिए आस्था उसके पास तक पहुंच नहीं पा रहा होता। नीचे तो आबे फिर लड़ाई होगी ना। एंड तभी इलेक्ट्रो आस्था के ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक करने वाला होता है जिससे आस्था बच नहीं सकता था। लेकिन तभी फुगी लियोन अपने मैजिक से एक बार में इलेक्ट्रो को खत्म कर देता है। क्या सिर्फ एक अटैक में इलेक्ट्रो खत्म हो गया? केवल एक ही आदमी इस पूरे किंगडम में है जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग फायर पावर है, क्रिम्सन लायन स्क्वाड का कैप्टन फुगी लियोन। बहुत अच्छे आस्था, बहुत अच्छा लड़े तुम। अब जल्दी मिमोसा के पास जाओ वरना इसका पॉइजन तुम्हें पूरी तरह से पैरालाइज कर देगा। एंड आस्था को यकीन नहीं होता कि फुगी लियोन उसकी तारीफ कर रहा होता है। और हाँ आस्था, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं ले पाया। यामी भी सच में कभी कभी बहुत अच्छे डिसीजन ले लेता है। और हाँ आस्था, मैं भी विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ तो तुम मुझे भी अपना राइवल समझो। एंड फुगी लियोन डेड की तरफ आगे बढ़ जाता है उसे सबक सिखाने के लिए। एंड डेड अब थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसके सामने खुद क्रिम्सन लॉयन का कैप्टन फुगी लियोन खड़ा होता है। आस्था बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी एक कैप्टन ने तारीफ करी होती है और वो उसे अपना राइवल समझते हैं। फुगी लियोन सर, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। एंड आस्था डेड की तरफ भागता है। चुप रहो, जल्दी मिमोसा के पास जाओ वरना पैरालाइज हो जाओगे तुम। मैं देख सकता हूँ पॉइजन बहुत तेजी से फैल रहा है तुम्हारी बॉडी में। और लियो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं भैया। एंड तभी लियो अपने मैजिक से डेड के सोल्जर नंबर 2 का अंडा फ्राई बना देता है भाई। आस्था को यकीन नहीं होता कि ये दोनों भाई कितने कूल हैं। अब तुम नहीं बच सकते डेड, ये बताओ कि तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक क्यों किया? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी क्लोवर किंगडम से? शायद मैं आपको याद नहीं हूँ कैप्टन, मैंने पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी आप लोगों में से किसी ने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया। क्यों? क्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए? सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया और इतने सारे लोगों को जान से मार दिया। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। भले ही तुम लोगों ने मेरे 3 सुपर सोल्जर्स को मार दिया लेकिन मेरे सोल्जर नंबर 1 के रहते तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। एंड तभी डेड अपने सोल्जर नंबर 1 को बुलाता है जो उसके आसपास एक शील्ड बना देता है। लू की शील्ड को हजारों मैजिक नाइट्स एक साथ मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। अब तुम लोग मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। तुम शायद भूल रहे हो डेड, तुम्हारे सामने कोई आम मैजिक नाइट नहीं खड़ा है, तुम्हारे सामने खड़ा है खुद क्रिम्सन लायन का कैप्टन फुगी लियोन। एंड तभी फुगी लियोन अपने सिर्फ एक अटैक से लू और उसकी शील्ड दोनों की चटनी बना देता है। एंड आस्था को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तो ये है एक मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन की पावर और ये मेरे राइवल हैं। ये नहीं हो सकता, सिर्फ एक अटैक से मेरा लू मारा गया। एंड तभी फुगी लियोन डेड को अपने फायर ट्रैप मैजिक से पकड़ लेता है एंड ये सारे ज़ॉम्बीज अपने आप बेहोश हो जाते हैं। लगता है हम लोग जीत गए। यार मेरा भी मन नहीं भरा था, मुझे और लड़ना था। लगता है हम लोग जीत गए, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड तभी ये सारे के सारे किंगडम के लोग इन सब की तारीफ करने लगते हैं एंड सबको थैंक यू बोलने लगते हैं। थैंक यू सो मच मैजिक नाइट, आप सब सबसे अच्छे हो। वाओ, उस लड़के को तो देखो, वो कितना हैंडसम है। हाँ सही कहा। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं फुगी लियोन के कान में एक माइक्रोफोन लगा होता है जिसमें से कोई बोलता है, बहुत अच्छे डेड, कोई बात नहीं, तुम पकड़े गए, हमारा मिशन पूरा हो गया है, लीडर बहुत खुश होंगे। एंड आस्था को भी किसी के बोलने की आवाज आती है। नोजेल भी इधर सोच रहा होता है कि नहीं, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है डेड, प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया
गया है। एंड तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रिम वॉर अपने आप जलने लगती है एंड यूनो को हवा में उड़ा देती है। एंड तभी अचानक से इन सारे कैप्टन के नीचे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुल जाता है जिसमें ये सारे लोग फंस जाते हैं। ये क्या है? एंड ये पोर्टल इन सारे मैजिक नाइट्स को क्लोवर किंगडम से बहुत ज्यादा दूर कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। ये क्या हुआ हम लोगों के साथ? हमारा क्लोवर किंगडम खतरे में है। एंड तभी फुगी लियोन और इन दोनों को पता चल जाता है कि सारे मैजिक नाइट्स क्लोवर किंगडम के कहीं बाहर टेलीपोर्ट हो गए हैं। तो ये तुम्हारा प्लान था, क्लोवर किंगडम के सारे पावरफुल मैजिक नाइट्स को एक जगह पर लाकर यहाँ से दूर भेज देना। एंड ये सारे लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सारे मैजिक नाइट्स कहाँ गए। एंड तभी इन सब के ऊपर एक औरत अपने मैजिक से अटैक कर देती है और इन सब की लाइफ पावर इन सब से छीनने लगती है। अभी मजा आएगा ना, तुम सब की लाइफ पावर से मैं और ज्यादा टाइम तक जवान रह पाऊंगी। एंड क्योंकि ये औरत इन सब की लाइफ पावर चूस रही होती है तो ये सारे के सारे लोग बूढ़े होने लग जाते हैं और डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। ये औरत सबकी जिंदगी उनसे छीन रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है क्योंकि उसे तो उसकी ग्रिमवॉर ने बचा लिया था। ओह, तो तुम बच गए? तुम तो बहुत हैंडसम हो यार। मैं तुमसे तुम्हारी एज नहीं छीनूंगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो। बिल्कुल नहीं, मैं चुड़ैल से शादी नहीं करने वाला। क्या बोला तुमने? चुड़ैल? एंड इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। यूनो सोचता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। इन लोगों ने सारे मैजिक नाइट्स को दूर भेज दिया है, कहीं ये किंग को तो किडनैप करना नहीं चाहते। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अकेले अटैक नहीं किया था, तुम्हारे साथ दो लोग और हैं। कहाँ है वो दोनों? जिसपे डेड कुछ भी नहीं बोलता। आखिर क्या है तुम लोगों का प्लान डेड? क्योंकि अगर तुम लोग किंग को किडनैप करने की सोच रहे हो तो वो तुम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि किंग के पास अभी सारे के सारे मैजिक नाइट्स और बाकी के कैप्टन हैं। एंड तभी डेड जोर जोर से हंसने लगता है। किसने कहा कि हम यहाँ पर किंग को किडनैप करने आए हैं? तुम जानना चाहते हो फुगी लियोन हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम्हारे लिए। हम सब यहाँ पर तुम्हें किडनैप करने आए फुगी लियोन। क्या? ये तीनों डेड की बात को सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। एंड तभी फुगी लियोन के पास भी एक टेलीपोर्ट पोर्टल खुल जाता है और फुगी लियोन भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। यूनो इधर इस चुड़ैल के साथ लड़ रहा होता है, बट इस चुड़ैल के अटैक्स यूनो को लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूनो को दिखाई और सुनाई देना बंद होने लगता है। पता है मेरे अटैक से क्या होगा? तुम्हें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाएगा और फिर तुम बेहोश हो जाओगे और उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर लेके चलूंगी, जहाँ पर तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बन के रहोगे। यूनो इसको मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका निशाना लग ही नहीं रहा होता, क्योंकि अब यूनो को दिखाई और सुनाई देना दोनों बंद होने लगता है। यूनो को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे दिखाई और सुनाई दोनों ही नहीं दे रहा है और मैं उस स्पिरिट मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता। आखिर क्या करूं मैं? एंड तभी यूनो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी विंड स्पिरिट सिल्फी दोबारा से जाग जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक मिनट, ये तो विंड स्पिरिट सिल्फी है। ये कहां से आई इस बच्चे के पास? इम्पॉसिबल। एंड तभी यूनो की विंड स्पिरिट सिल्फी टोर्नेडो कैनन का यूज करती है एंड इस औरत को एक बार में हरा देती है और इन सारे के सारे लोगों के पास उनकी एज वापस लौट जाती है और सारे लोग वापस से यंग हो जाते हैं। एंड ये चुड़ैल सीधे जाके कैसल के किचन में क्रैश करती है, जहाँ पर चार्मी खाना खा रही होती है। एंड अब जाके हम इस चुड़ैल का असली चेहरा देखते हैं। सर, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम पर अटैक हुआ है। हाँ ठीक है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता होता कि उस लड़के के पास विंड स्पिरिट है तो मैं उससे कभी ना लड़ती। मुझे जल्दी किसी की लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। एंड तभी इस बूढ़ी चुड़ैल को अपने सामने चार्मी दिखती है एंड वो चार्मी की तरफ आगे बढ़ने लगती है उसकी लाइफ एनर्जी उससे छीनने के लिए। एंड चार्मी को लगता है कि वो उसका खाना छीनने आ रही है उससे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे खाने से दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन ये बूढ़ी औरत चार्मी की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही होती है। नहीं, मुझे उसे जल्दी रोकना होगा वरना वो किसी और की एज एब्जॉर्ब करके दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड इधर हम देखते हैं चार्मी कई बार इसको मना करती है मेरे खाने से दूर रहो, लेकिन ये उसकी तरफ आगे बढ़ती ही आ रही होती है। एंड अब चार्मी का दिमाग खिसक जाता है। मैंने कहा ना मेरे खाने से दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता। एंड चार्मी अपना मैजिक यूज करती है, हंग्री शीप मैजिक। एंड चार्मी की मैजिकल शीप उल्टा इस चुड़ैल का सारा मैजिक पावर एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इसको एक ऐसा पंच मारती है कि अब ये सीधा कीका टाउन के बाहर जाके गिरेगी। दोबारा मेरे खाने को मुझसे छीनने की सोचना ही मत। लेकिन तभी जैसे ही इसका मैजिक खत्म होता है चार्मी का खाना नीचे गिरने वाला होता है। नहीं, मेरा खाना, कोई बचाओ उसे। लेकिन तभी उसके खाने को यूनो बचा लेता है। तो ये है वो लड़की जिसने अभी उसे हराया और ये तो आज तक स्क्वाड की है। एंड यूनो चार्मी को उसका खाना वापस कर देता है। तुम ठीक तो हो ना? एंड तभी चार्मी यूनो को देखती है और उसको यूनो से प्यार हो जाता है, क्योंकि एक तो उसने उसके खाने को बचाया, उसे वो दिखता भी इतना अच्छा है। साला, मुझे क्यों जलन हो रही है इससे? थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है वैसे मेरे प्रिंस? हाँ, प्रिंस यूनो। लेकिन तभी यूनो वहीं पर बेहोश हो जाता है और चार्मी उसे और अपने खाने दोनों को अपने मैजिक पावर से बचा लेती है। शायद ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है। एंड यहाँ पे इन लोगों का सब सेटल हो जाता है, लेकिन इधर हम फुगी लियोन को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर घूम रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने हमारी एनिमे का मेन विलेन आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड इधर लियो डेड को गुस्से से पकड़ लेता है। जल्दी बताओ तुमने मेरे भाई को कहाँ भेजा है? नहीं लियो, फुगी लियोन सर को इसने नहीं भेजा है। जिसने भी उसे भेजा है वो जरूर हमारे आसपास कहीं है। एंड आज तो आप पूरी ध्यान
लगाकर सुनता है और उसको उन चारों के अलावा एक और हार्ट बीट सुनाई देती है एंड वो तुरंत उस हार्ट बीट की तरफ भागता है एंड वो डेड के टीममेट को ढूंढ लेता है जो वहीं ज़ॉम्बीज के बीच में छुपा होता है जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती है एंड इसका नाम ओबिटो होता है। यार तुम मुझे ढूंढ भी कैसे सकते हो जब मैंने ये मास्क पहना था? जानवर हो क्या तुम बच्चे? लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मिशन पूरा हो चुका है। एंड तभी इन लोगों के बगल में फुगीलियन गिर जाता है जिसका एक हाथ कट चुका होता है एंड वो बस मरने ही वाला होता है। नोएल, लियो और आस्था बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भैया! एंड अपने भाई की हालत को देखकर लियो एकदम सदमे में आ जाता है एंड तभी डेड लियो के ऊपर एक अटैक यूज कर देता है और लियो दूर जाकर गिर जाता है। डेड, हमारा मिशन पूरा हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। एंड तभी ओबिटो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से डेड के साथ वहाँ से भागने लगता है। नहीं, मैं इसको जाने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। एंड तभी आस्था अपना दिमाग लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को डेड के टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर फेंक देता है एंड वो दूर से ही ओबिटो की टेलीपोर्टेशन मैजिक को खत्म कर देता है। एंड तभी आस्था उसके पास आकर उसको एक हेडबट मार देता है। ओबिटो दोबारा से डेड को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से आस्था उसको अपनी दूसरी स्वॉर्ड से रोक देता है एंड अब आस्था डेड को यहाँ से जाने नहीं देने वाला था, लेकिन जिमी के पॉइजन की वजह से आस्था धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा होता है एंड उसे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही होती है और उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार लेकर डेड की तरफ किसी तरह बढ़ रहा होता है। डेड सोचता है कि आखिर कौन है ये लड़का, जिमी के इतने स्ट्रॉन्ग पॉइजन के बाद भी ये हिल भी कैसे रहा है। ओबिटो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो डेड को अकेले छोड़ के नहीं भाग सकता था और सारे के सारे मैजिक नाइट्स कभी भी यहाँ पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन तभी डेड और ओबिटो के बाकी के टीममेट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हें शर्म आना चाहिए डेड, तुम एक बच्चे को नहीं हरा पा रहे। एंड आस्था को डेड और ओबिटो के अलावा 5 और लोग घेर लेते हैं। अब बोलो बच्चे, अब मांगो अपने जान की भीख। लेकिन तभी आस्था हंसने लगता है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से खुद लेता है, जिसकी वजह से जिमी का पैरालाइज मैजिक उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। क्या इस लड़के ने खुद को ही काट लिया? ये पागल है। एंड तभी आस्था बोलता है, शायद टाइम आ चुका है ये प्रूव करने का कि मैं क्यों बनूंगा अगला विज़र्ड किंग। आ जाओ तुम सब के सब एक साथ। एंड आस्था अकेले तैयार हो जाता है इन 7 लोगों से अकेले लड़ने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा इंजर्ड होता है, इसलिए उसे लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। आखिर कौन है ये लड़का, ये हार क्यों नहीं मान रहा? ये सारे लोग मिलकर आस्था के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं एंड आस्था अकेले इन सबसे लड़ रहा होता है और बहुत ज्यादा थक गया होता है। आखिर कब तक लड़ोगे तुम बच्चे? जब तक मैं मर नहीं जाता। एंड तभी लियोपोल्ड पीछे से इन सब के ऊपर अटैक कर देता है। मेरे भाई के मरने से पहले मैं तुम सबको मार डालूंगा। पास्ता, तुम साथ तो दोगे ना मेरा? बिल्कुल भाई, और मेरा नाम आस्था है। एंड ये दोनों साथ में मिलकर इन सबसे लड़ने लगते हैं। नोएल भी इनको अपने वाटर बैरियर से बचाने लगती है, लेकिन तभी इन सब में से एक अपना मैजिक यूज करता है और अपने ट्री सेकिंग मैजिक से नोएल का मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है और नोएल का वाटर बैरियर खत्म हो जाता है। आस्था और लियोपोल्ड साथ में इस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए कूदते हैं, लेकिन मैंने तो पहले ही बताया था कि ये 5 बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये अपने मैजिक से इन दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, क्योंकि इसका अटैक इतना फास्ट होता है कि आस्था और लियोपोल्ड को इसका अटैक दिखाई नहीं होता एंड ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बहुत हो गया, अब मरो तुम दोनों। एंड ये आदमी इन दोनों को खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक इन दोनों पर कर देता है। नोएल जोर से चिल्लाती है आस्था, लेकिन तभी अचानक से इस आदमी के अटैक को कोई रोक देता है। ये क्या? एंड तभी वहाँ पे सारे के सारे मैजिक नाइट्स वापस आ जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगा इतनी आसानी से जीत जाओगे? एंड मिमोसा भागते हुए फुगीलियन के पास जाती है। हमें जल्दी से कैप्टन फुगीलियन को मेडिकल वार्ड भेजना होगा, इनका बचना बहुत मुश्किल है। आस्था, तुम ठीक तो? एंड आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। नोज़ेल बोलता है, तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं तुम लोगों को बहुत गंदी मौत दूंगा। ऐसी बात है क्या? एंड तभी नोज़ेल इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, बट तभी ये लड़की अपना मैजिक यूज करती है, सेलेमेंडर मैजिक। एंड वो अपने मैजिक से अपने आसपास एक सेलेमेंडर बना देती है जो नोज़ेल के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड ये सेलेमेंडर सारे के सारे मैजिक अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और जितने ज्यादा अटैक्स ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड तभी ये लड़की आस्था को भी अपने सेलेमेंडर से किडनैप कर लेती है। नोज़ेल समझ जाता है कि ये लोग कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं है। अभी तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारा नाम याद रखना तुम सब मैजिक नाइट्स। हमारा नाम है आई ऑफ द डार्क सन और एक दिन हम लोग पूरा क्लोवर किंगडम तबाह कर देंगे। एंड तभी ओबिटो के टेलीपोर्टेशन मैजिक से ये सब वहाँ से आस्था को लेके भाग जाते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वो लोग आस्था को ले गए। हमारे पास अभी एक कॉमनर की चिंता करने का टाइम नहीं है, हमें हमारे क्लोवर किंगडम का ध्यान रखना होगा। लेकिन कैप्टन नोज़ेल सही कह रहे हैं नोएल, हमें नहीं पता कि वो लोग आस्था को कहाँ लेकर गए होंगे। अभी हमारे क्लोवर किंगडम को हमारी जरूरत है, हमें दोबारा से अपने किंगडम को सेव करना होगा। मिमोसा, क्या ये दोनों बच पाएंगे? मैं लियोपोल्ड को तो बचा सकती हूँ, पर फुगीलियन सर का बचना बहुत मुश्किल है। हमें जल्दी इन्हें मैजिक हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जिसपे सॉलिड और नेब्रा फुगीलियन पे हंसने लगते हैं। देखो तो क्रिम्सन लायंस का कैप्टन कितना वीक और बेसहारा है, और अब तो इसके पास एक हाथ भी नहीं है। लेकिन तभी नोज़ेल इन दोनों को चुप करा देता है और कहता है भले ही उसके पास एक हाथ ना हो, लेकिन फिर भी वो तुम दोनों को आसानी से अकेले हरा सकता है, इसलिए चुप रहो। एंड ये दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे
मैजिक नाइट्स पूरे क्लोवर किंगडम में फैल जाते हैं अपने किंगडम को दोबारा से सेव करने के लिए, लेकिन बेचारी नोएल सिर्फ आस्था के बारे में ही सोच रही होती है। इधर हम देखते हैं सारे लोग आस्था को लेके वापस अपने बेस पे आ जाते हैं। डैड, लीडर तुम पे खुश नहीं होंगे क्योंकि भले ही हम मिशन में पास हो गए लेकिन तुम्हारी वजह से कार्ला पकड़ी गई। चिंता मत करो, लीडर कभी भी जाके उसको छुड़ा सकते हैं। 1 मिनट शैली, तुम्हें इसे अंदर लेके नहीं आना चाहिए, इसे यहीं पे खत्म कर दो। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या है। शैली, तुम जानती हो लीडर को ऑर्डर है कि कोई भी उनकी इजाजत के बिना हमारे बेस के अंदर नहीं आ सकता। जल्दी से मार दो इसे। एंड तभी आस्था भी होश में आ जाता है। ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ओह, तो तुम होश में आ गए? प्लीज इन लोगों से कहो ना कि मुझे तुम्हें मारने के लिए ना कहे। मुझे तुम्हें अंदर लेके जाके तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। मुझे देखना है कि तुम्हारा दिल कैसा दिखता है। ये लड़की पागल है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं निकलूं कैसे? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। एंड ये सारे लोग अपने बेस के अंदर घुस जाते हैं और आस्था बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। लेकिन तभी अचानक से ये सारे लोग बहुत शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि इनके सामने खड़े होते हैं द विज़र्ड किंग। ये क्या, विज़र्ड किंग? तुम लोगों को लगा भी कैसे कि तुम लोग मेरे किंगडम पे अटैक करके जिंदा बच के निकल जाओगे? मैं चाहता तो तुम लोगों को अटैक करने से पहले ही पकड़ लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारे लीडर से जो मिलना था। सारे लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। एंड इससे पहले कि ये लोग विज़र्ड किंग के ऊपर अटैक करते, विज़र्ड किंग 1 सेकंड में इनके सामने के 2 बंदों को निपटा देते हैं। इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है? आस्था को यकीन नहीं होता कि विज़र्ड किंग कितने फास्ट है। ऑबिटो समझ जाता है और सोचता है कि नहीं, हम सारे मिलके भी विज़र्ड किंग को छू भी नहीं सकते। हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन हम विज़र्ड किंग के रहते यहाँ से भाग भी नहीं सकते। चलो ठीक है, जब तक तुम लोगों का लीडर यहाँ पे आता है तब तक हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं। क्यों ना तुम सब मिलके एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो और अगर तुम लोगों का एक भी अटैक मुझे छू गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एंड इसको सुनते ही ये सारे लोग एक साथ मिलके विज़र्ड किंग पर अटैक कर देते हैं। बट सामने खड़ा कौन है? विज़र्ड किंग। इन सबका एक भी अटैक विज़र्ड किंग को छूता ही नहीं। विज़र्ड किंग इतने ज्यादा फास्ट होते हैं, आस्था को यकीन नहीं होता कि जिस अटैक को आस्था देख भी नहीं पाया था, विज़र्ड किंग उस अटैक के साथ 4 अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कर रहे हैं। ये इतना फास्ट कैसे है? एंड तभी अचानक से विज़र्ड किंग उनके सामने से गायब हो जाते हैं और उनके पीछे खड़े होते हैं एंड अपने टाइम प्रिजन मैजिक से एक बार में ये सबको पकड़ लेते हैं। एंड हमारे विज़र्ड किंग के पास टाइम मैजिक होता है एंड विज़र्ड किंग आस्था को भी बचा लेते हैं। आस्था को यकीन नहीं होता कि विज़र्ड किंग ने अकेले इन सारे लोगों को बच्चों की तरह हरा दिया। आस्था मन में सोचता है, तो ये है वो जिन्हें मुझे हराना है अगला विज़र्ड किंग बनने के लिए। मैं इनके सामने कमजोर नहीं दिख सकता। उठो आस्था। एंड आस्था विज़र्ड किंग के सामने किसी तरह दोबारा से खड़ा हो जाता है। मुझे देख के अच्छा लगा आस्था कि तुम ठीक हो। और तुम सब लोग ये बताओ कि ये टैबलेट क्या चीज है? एंड इसमें तो कुछ पत्थर घुसे हुए हैं, मैं देख सकता हूँ इसमें अभी भी कुछ जगह खाली है। क्या होगा जब तुम लोग इसमें सारे के सारे मैजिक स्टोन्स लगा दोगे? और शायद तुम लोगों को याद होगा, जैसा हम लोगों ने पार्ट 3 में देखा था कि जब आस्था ने आइस को हराया था तब नेरो आस्था के पास एक मैजिक स्टोन लाई थी एंड यही वो मैजिक स्टोन है जिसे आई ऑफ द डार्क सन वाले कलेक्ट करे एंड ये सारे के सारे मैजिक स्टोन्स जमा करके इस टैबलेट पे लगा रहे हैं। एंड जब सारे के सारे मैजिक स्टोन्स इस टैबलेट पे लग जाएंगे तब तुम्हें यकीन नहीं होगा कि क्या होगा, और वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक मैजिक स्टोन अभी भी नेरो के पास है। जल्दी बताओ तुम लोग, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चलो ठीक है, जो भी मुझे पहले बताएगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। कुछ तो बोलो। अरे 1 मिनट, मैं तो भूल ही गया, मेरे मैजिक की वजह से तुम लोग सांस भी नहीं ले सकते, तो बोलोगे क्या? सॉरी। चलो मैं फिर से तुम सबको आजाद कर देता हूँ। लेकिन तभी अचानक से विज़र्ड किंग को किसी के आने की भनक होती है। ओ, तो तुम आ गए। आस्था तैयार हो जाओ। एंड तभी इन दोनों के पीछे एक बहुत जोर की रोशनी जलती है, इतनी तेज की आस्था को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। एंड तभी इन दोनों के सामने आ जाता है हमारी एनिमे का मेन विलेन लाइट। एंड ये कितना स्ट्रांग होता है ये अभी तुम समझ जाओगे। आस्था अपनी पलकों को सिर्फ एक बार झपकाता है और तभी वो लाइट गायब हो जाती है और उसके साथ वो लाइट, वो सारे लोग और वो टैबलेट भी गायब हो जाता है। आस्था को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ विज़र्ड किंग? वो भाग गया मुझे चकमा देके अपने साथियों और उस टैबलेट के साथ। मुझे नहीं लगा था कि इस दुनिया में कोई इतना स्ट्रांग भी बचा होगा जो मेरी स्पीड को टक्कर दे दे। खैर, हमारी पहली फाइट में तो वो इस बार जीत गया, लेकिन अगली बार वो नहीं जीतेगा। लेकिन हाँ, वो इसको लेके नहीं भाग पाया, जिसको सुनते ही आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है कि भाई, जितनी देर में आस्था ने सिर्फ एक पलक झपकाई उतनी देर में विज़र्ड किंग और लाइट की फाइट स्टार्ट होकर खत्म भी हो गई। अब तुम लोग सोच सकते हो कितने फास्ट है विज़र्ड किंग और आई ऑफ द डार्क सन का लीडर। आस्था समझ जाता है कि अभी उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। इधर हम देखते हैं फुगीलियन और लियोपोल्ड मैजिकल वार्ड में पड़े होते हैं। लियोपोल्ड तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन फुगीलियन की हालत बहुत खराब होती है एंड ये सारे लोग फुगीलियन के लिए बहुत डरे हुए होते हैं। एंड नोएल और मिमोसा हमारे आस्था के लिए, लेकिन तभी विज़र्ड किंग हमारे आस्था के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। कैसे हो तुम सब? हेलो नोएल, तुम ठीक तो हो ना? एंड आस्था को देख के नोएल और मिमोसा बहुत खुश हो जाते हैं, बट इन दोनों से ज्यादा खुश हो जाता है क्लॉस, जो भागते हुए जाके आस्था को
गले लगा लेता है। तुम ठीक तो हो ना आस्था? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो भाई? मैं जिंदा हूँ। नेरो भी खुशी के मारे आस्था को मारने लगती है एंड तभी मिमोसा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और नोएल और क्लॉस को उड़ा के जाके उसको गले लगा लेती है एंड फिर शर्मा के दूर हट जाती है और नोएल बहुत गुस्सा हो जाती है एंड इसके बाद विजिट किंग इन सबके साथ खड़े होते हैं। मैं आई ऑफ द डार्क सन के लीडर से मिला जिसने फुगी लियोन पर अटैक किया था और मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर उनका लीडर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये भी हो सकता है कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। सर फुगी लियोन ने अपने गले में जो पेंडेंट पहना था वो गायब है। ओ जरूर से फुगी लियोन का पेंडेंट भी एक मैजिकल स्टोन होगा जो उन लोगों को अपने टैबलेट पे लगाना होगा, तभी उन लोगों ने फुगी लियोन पे अटैक किया एंड तभी सिल्वर ईगल की फैमिली वाले वहां से जाने लगते हैं। नोजेल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि भले ही वो फुगी लियोन का राइवल है लेकिन ये दोनों भी आस्था और यूनो की तरह एक दूसरे को सीक्रेटली पसंद करते हैं। एक मिनट, मतलब वो वाला पसंद नहीं, ठीक है, रिस्पेक्ट वाला पसंद भाई, कुछ गलत मत समझ लेना। एंड नोजेल अपने मन में बोलता है तुम चिंता मत करना फुगी लियोन, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। एंड ये तीनों वहां से चले जाते हैं। इधर हम लियोपोल्ड को देखते हैं जो अभी भी इंजर्ड होता है। वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। भैया वो आपके सर पे डायमंड कैसा बना है? लियो ये एक प्रॉमिस है जो मैंने अपने आप से किया है एंड इसको मुझे मरते दम तक पूरा करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं विजिट किंग इन सबसे कह रहे होते हैं मुझे बहुत दुख हुआ फुगी लियोन के साथ जो हुआ एंड हम उसे बचा नहीं पाए लेकिन हम उसका बदला जरूर लेंगे। सही कहा। एंड तभी लियोपोल्ड बाहर आकर खड़ा हो जाता है। लियो तुम्हें अभी नहीं खड़ा होना चाहिए। सही कहा आपने विजिट किंग, मैं लूंगा अपने भाई का बदला। आस्था मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो क्योंकि हम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। अभी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग बनूंगा और अपने भाई का बदला लूंगा। मैं एक भी दिन रेस्ट नहीं करूंगा और हर दिन बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और तब तक मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं एक दिन विजिट किंग नहीं बन जाता। तैयार हो ना मेरे राइवल आस्था? एंड लियो भी अपने आप से ये प्रॉमिस कर लेता है हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता? एंड ये सारे लोग हंसने लगते हैं। एंड इधर हम देखते हैं फुगी लियोन भी हंस रहा होता है एंड अब वो होश में आ चुका है एंड अब वो भी ठीक है। उसके बाद सारे मैजिक नाइट्स दोबारा से क्लोवर किंगडम की मरम्मत करने लगते हैं एंड विजिट किंग भी ये समझ जाते हैं कि उनके मैजिक नाइट्स में से कोई एक ट्रेटर है जिसने अटैक के टाइम उस बैरियर को हटा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग इन दोनों से पूछताछ कर रहे होते हैं बट ये दोनों मर जाएंगे लेकिन अपने लीडर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि इनका लीडर लाइट इन दोनों के लिए भगवान है। एंड इधर हम डेड को देखते हैं जो आस्था के ऊपर बहुत ज्यादा पागल होता है और वो कुछ भी करके बस आस्था को मारना चाहता था। चुप रहो डेड, तुम मेरे आस्था को नहीं मार सकते, मुझे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। एंड इसके बाद हम आई ऑफ द डार्क सन के लीडर लाइट और ओबिटो को देखते हैं। सर आप चिंता मत करिए, वो दोनों मर जाएंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मैं जानता हूँ ओबिटो, लेकिन मुझे उसकी नहीं उनकी चिंता है। बहुत जल्दी मैं वापस जाकर उन लोगों को ले आऊंगा, लेकिन पहले हमें उस विजिट किंग का कुछ करना होगा। उसका टाइम मैजिक सच में बहुत खतरनाक है। एंड हम लाइट का एक हाथ देखते हैं जिसको विजिट किंग ने उनकी फाइट के दौरान अपने अटैक से एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। मुझे नहीं लगा था कि विजिट किंग इतना स्ट्रांग होगा, लेकिन आप सब चिंता मत करिए, वो भले ही स्ट्रांग है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। और एक दिन हम सब मिलके क्लोवर किंगडम को तबाह कर देंगे और अपना खुद का एक राज्य बनाएंगे।